वाली स्कीम है उसे मैं एक दूरगामी स्कीम मानता हूं और मैं समझता हूं कि ऐसी स्कीम पूरे देश में आनी चाहिए। ये जो चिरंजीवी योजना है 25 लाख तक का, और इसका वास्तव में इम्पैक्ट हुआ है। मैंने जाके देखा, लोगों से बात की, और बीजेपी के समर्थक भी कहते हैं कि हाँ जी देखिए फ़ायदा तो हुआ है। और वही शायद एक कारण है, हम नहीं जानते कि अभी परिणाम क्या होगा। अभी तक केवल 2 राज्यों के परिणाम लगभग स्पष्ट हो गए हैं, लेकिन राजस्थान मध्य प्रदेश अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन वही कारण है कि अभी भी कांग्रेस एक तरह से इस रेस में टिकी हुई है। अगर आप इतिहास पलट के देखें तो राजस्थान में कांग्रेस पिछले 30 साल में राज करने के बाद बुरी तरह से हारती है। सिर्फ हारती नहीं है, एक बार 51 सीट आया था, एक बार तो शायद उनको 21 सीट आया था। इस बार वैसा नहीं हो रहा। जीतेगी हारेगी हम नहीं जानते, लेकिन कम से कम इस वक्त कांग्रेस लड़ाई में है। 90 सीट के ऊपर दोनों चल रहे हैं, और उसकी वजह शायद यही है कि गहलोत सरकार ने इस बार जो दूरगामी योजनाएं बनाई हैं उनका कुछ असर है, लोगों के अंदर उसका एक एप्रिसिएशन है। रही बात उसकी अर्थव्यवस्था पे असर की, बिल्कुल अर्थव्यवस्था पे भार पड़ेगा, ओपीएस स्कीम का पड़ेगा, और तमाम जो कैश आउट स्कीम दी जाती हैं, लाडली बहन हो या जो भी हो, लेकिन उसमें एक गहरी दुविधा है। हम एक तरफा सवाल तो पूछते हैं, हम अक्सर ये पूछते हैं कि गरीबों को ये देने से अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा। मुझे 2 दिक्कत नज़र आती हैं। एक तो पता नहीं क्यों हम ये सवाल अमीरों के देने के वक्त नहीं बात करते। रेवड़ी की चर्चा होती रहती है, लड्डू की चर्चा कभी नहीं होती। इस देश में पिछले 5-7 साल में कोई 12 लाख करोड़ रुपए का राइट ऑफ किया गया अमीर लोगों के लिए इस देश में। उसके बड़े सुंदर सुंदर अंग्रेजी के नाम आ जाते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग, हेयर कटिंग, और गरीब के लिए, बेचारे के लिए रेवड़ी। तो या तो हम हर रेवड़ी की बात करें। और दूसरा एक और गहरा दिक्कत है, वो ये है कि एक तरह से सारी इस देश की पॉलिटिकल पार्टीज को पता लग गया है, और वोटर को भी पता लग गया है कि भैया संस्थाओं से तो तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, जो कुछ मिलेगा डायरेक्टली तुम्हारी जेब में जो दिया जाएगा उस वही मिलेगा। तो वोटर समझता है कि बाकी सब तो कहने की बातें हैं, जो जेब में मिलेगा उसको मैं मानूंगा जी। और पॉलिटिशियन भी समझता है कि बाकी सब कुछ देना तो बेकार है, जो सीधा हाथ से जेब में देंगे उसी का महत्व होगा। ये जो एक बात है वो हमारे देश के लिए शुभ नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि संस्थाओं के जरिए जो दीर्घकालिक काम सरकार को करना चाहिए वो किसी भी सरकार को अब सबसे महत्वपूर्ण काम नहीं लगता। ठीक है। हालांकि जब मनरेगा शुरू हुई थी तब भी इस तरीके का तर्क दिया जाता था, लेकिन ठीक है। योगेंद्र सर, मध्य प्रदेश की मैं बात करूंगा। शिवराज सिंह चौहान अगर दोबारा एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो क्या आपको लगता है कि वो जो एंटी इनकम्बेंसी का मिथक था उसको भी तोड़ते हैं और भारतीय राजनीति में एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हैं? ज्योति बसु 23 साल, पवन चामलिंग 24 साल, गेंगांग अपांग 19 साल, मणिक सरकार 19 साल और नवीन पटनायक 19 साल सीएम रहे। 18 साल के बाद अगली टर्म अगर मिलती है शिवराज सिंह चौहान को तो एंटी इनकम्बेंसी कुछ नहीं होता। योगेंद्र सर, मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी जीतती है तो उसे शिवराज सिंह चौहान की जीत कितना बताया जाए और कितना नहीं, उस पे बहस रहेगी जी। क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि बीजेपी ने उन्हें शिवराज सिंह चौहान को चेहरे की तरह प्रोजेक्ट नहीं किया। प्रधानमंत्री तो रैलियों में उनका नाम तक नहीं लेते थे, और एक तरह से 5 या 6 और लोगों को ले जाके और मुख्यमंत्री का वायदा करके मध्य प्रदेश में ले जाया गया। तो उसे दावेदार कई, मध्य प्रदेश में अगर जीत होती है तो मैं समझता हूँ उसके दावेदार कई निकलेंगे, केवल शिवराज सिंह चौहान नहीं। लेकिन जरूरी बात जरूर है कि शिवराज सिंह चौहान ने एक अलग तरह की लीडरशिप का मॉडल पेश किया है, जिसमें थोड़ा कम बोलना और शुरू में काम करना। लेकिन बाद में मुझे लगा कि शिवराज सिंह चौहान भी बिल्कुल उसी किस्म की चीज़ों के शिकार हो गए, जहाँ बड़े बड़े दावे करना, फिर तो वो नकल करके बुलडोज़र भी ले आए थे मध्य प्रदेश में। तो अंततः वो एक पूरा अलग तरह का मॉडल दे पाए हो, ऐसा लगा नहीं। योगेंद्र जी, क्या प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर, यानी कि अब सरकारें जो हैं अपनी योजनाओं को एग्जीक्यूट भी करने में कामयाब होती हैं, चाहे फिर वो लाडली बहना योजना हो या अशोक गहलोत की वेलफेयर स्कीम हो या छत्तीसगढ़ की हम बात करें, क्योंकि वहाँ जिस तरह से हम एक वोटर टर्नआउट और जो शुरुआती रुझान देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में, वो भी सरकार के हक में जाते हुए दिख रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी दिख रहे हैं और राजस्थान में भी अपनी तमाम रिवाज के बावजूद एक क्लोज फाइट दिख रही है।
जी, फिलहाल तीनों राज्यों में रूलिंग पार्टी आगे दिखाई दे रही है। हालांकि राजस्थान में अभी हम कह नहीं सकते, कम से कम इतना कह सकते हैं कि लड़ाई में दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ का रुझान लगभग स्पष्ट हो रहा है कि वहां कांग्रेस अब बीजेपी से काफ़ी एक फासला बना रही है। तो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इन दो राज्यों के बारे में हम कह सकते हैं कि रुझान स्पष्ट है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में अभी दोनों में रूलिंग पार्टी है और मध्य प्रदेश में आगे है। इसे प्रो इनकम्बेंसी नामक चीज़ हम न समझें। जो फ़र्क हुआ है वो ये कि पार्टियों को ये चीज़ समझ आने लगी है कि काम करना और करते हुए दिखाना बहुत ज़रूरी है। और मुझे कई बार डर लगता है कि करने से ज़्यादा आजकल दिखाने पे महत्व आ गया है। ये बात अशोक गहलोत जी ने भी इस बार सीख ली है। पहले वो चुपचाप से काम करते थे और चुपचाप से चुनाव हार के चले जाते थे। इस बार काफ़ी उन्होंने भी ढोल धमाका डुगडुगी बजाने का काम किया। और अगर वो जीतते हैं तो लोगों को लगेगा कि हाँ, डुगडुगी बजाने से देखिए फ़ायदा तो होता है। ये काफ़ी हो रहा है सब तरफ। जरा एक बार रीजन वाइज जो स्थिति है, जो पिक्चर है, थोड़ा क्लियर हो जाए। हम लोग अभी अपने डेटा सेंटर से मांगते हैं। तो उसके बाद दो दिलचस्प नाम ये भी हैं, सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया। इनका कद और इनका भविष्य, इनके सिंह जी, ये भी दिलचस्प रहेगा जब रीजन वाइज इन्होंने अपने रीजन में कैसा परफॉर्म किया है, जब देखेंगे। खासतौर से मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए, यूं देखिए कि इनका जो कद है वो इससे डिसाइड तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा कद तो मोदी जी का है। मध्य प्रदेश के केस में ये है। लेकिन अगर आप राजस्थान में देखें तो ये बात सच है कि अगर कांग्रेस आती है, हालांकि उसके संकेत नहीं है, लेकिन अगर कांग्रेस आती है तो सचिन पायलट के लिए अगले 5 साल पॉलिटिकल ऑब्लिवियन का होगा। वो हाशिए पे चले जाएंगे और अशोक गहलोत वर्चस्व के साथ रहेंगे और वो कोशिश करेंगे कि सचिन पायलट नाम का अस्तित्व जो है वो पॉलिटिक्स में खत्म हो जाए। यही डर सचिन पायलट को था और ये मुझे लगता है से सचिन पायलट पीछे। जी हाँ, इस वक्त की खबरें, हालांकि ये बहुत हो सकता है कि वहां पे उनका अपना एक अलग दबदबा है। ये कई बार अलग अलग राउंड की काउंटिंग होती है तो उसमें कई बार चीजें अलहदा हो जाती हैं। लेकिन अभी खबर आ रही है टोंक से, अभी जो हमारे यहाँ फ्लैश चला था, इलेक्शन ब्रेकिंग चली थी कि टोंक से सचिन पायलट पीछे रहे थे। जी, आगे अपनी बात एनके सिंह जी पूरी करें। मुझे लगता है बता दें, रमेश विधुड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं वहाँ बीजेपी के चुनाव प्रचार की। जी हाँ, बिल्कुल। तो नहीं, लेकिन अगर ये होता है तो बहुत बड़ी बात होगी। सचिन पायलट अगर अपने चुनाव में पीछे हैं या कम मार्जिन से भी जीतते हैं तो जो उनका जो एक औरा था कि भाई कम से कम गुजर वोट पूरी तरह उनके साथ है और 40 सीटें उनके हाथ में हैं, ये वाला मिथ खत्म होगा। एनके सिंह जी कहते हैं, अभी मैं पढ़ रही थी कहीं तो उसमें कहा कि जाति भी जीत के साथ जाती है। ठीक है, जाति कितने वक्त तक आप एक नेता के साथ खड़े रहेंगे जो खुद दावे करता है, लेकिन हर बार उसके साथ सहानुभूति फैक्टर कब तक रहेगा और कब तक आप उसके साथ खड़े रहेंगे जब पार्टी में भी वो अपने लिए अपने हक और हुकूक की लड़ाई नहीं लड़ पाता। देखिए, जब स्टेट ने और खास करके राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकार तो कर ही रही है, जब ये शुरू किया कि डायरेक्ट डिलीवरी मोड में जाओ, पैसे फेंको, क्योंकि जीडीपी हमारे पास है, पैसे फेंकना शुरू करो। और ये मोदी जी का गुजरात का मॉडल है जो कि नीतीश कुमार ने भी शुरू में अपनाया, साइकिल वगैरह देके। तो तब से ये जाति वाला जो फैक्टर है ना, ये कम हुआ है। जाति फैक्टर की जगह अगर आपको पैसा दे रहे हैं, अगर लाडली योजना में पैसा मिल रहा है या किसी भी योजना में अगर पैसा मिल रहा है, जैसे राजस्थान में स्वास्थ्य को लेके काफ़ी वो है, तो ये डायरेक्ट डिलीवरी मोड में जब आप जा रहे हैं तो जाति वगैरह बहुत मैटर कर नहीं रहा है। और मेरे ख्याल से यह पॉलिटिकल क्लास समझ गया है कि यार अगर तुम्हारे पास चुनाव जीतना है तो पैसा फेंको, और पैसा फेंको कम, उसको दिखाओ ज्यादा। जो योगेंद्र जी कह रहे हैं वो सही है कि आप पैसा फेंके जितना उससे ज्यादा आप मीडिया में बताएं, तो ये तो हो रहा है। जी मनोज सर, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर कौशल, आप किस तरीके से एनालाइज करते हैं इस टैली को जो इस वक्त दर्शक देख रहे हैं न्यूज नेशन पर? देखिए, इसमें एनालाइज करने के लिए कुछ अब बचा नहीं है। बहुत ही जल्दी ही ये एग्जिट पोल में बदल जाएगा। और जैसा कि हमारा विश्वास था, राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जगह हमारी सरकार बन रही है। छत्तीसगढ़ में अभी कांटे का मुकाबला आप भी दिखा रहे हैं और डिस्कशन में भी सामने आया है और एग्जिट पोल में भी आया है। तो मुझे लगता है कि कुछ भी कहना डिफ़िकल्ट है, बट यह है कि हमें उम्मीद है कि तीनों स्टेट में हमारी सरकार बनेगी। और जहाँ तक रही हम तेलंगाना की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी हमारी परफॉर्मेंस पहले से बहुत बेहतर होगी
और मुझे लगता है कि जो वोटर इतना जागरूक हो चुका है कि अब ये प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है कि क्योंकि जो जीत या हार हो रही है, अगर आप देखें पिछले समय राजस्थान में जो